9। स्क्रीन पर ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये अकेला नंबर भारत के आज और आने वाले कल के बारे में एक बहुत बहुत ही गंभीर कहानी बताता है। ये है भारत की रैंक उन देशों में जो पिछले 3 दशकों में मौसम की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में क्या बताती है। तो आज हम भारत का जलवायु संकट 2026 की जोखिम रिपोर्ट को समझने जा रहे हैं। चलिए इस जरूरी रिपोर्ट के हर एक पहलू को ठीक से जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ग्लोबल इंडेक्स आखिर है क्या और हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, या जिसे CRI भी कहते हैं, इसे हर साल एक जर्मन थिंक टैंक जर्मन वॉच पब्लिश करता है। और इसका काम क्या है? ये पूरी दुनिया में बाढ़, तूफान, हीट वेव, मतलब जितनी भी खतरनाक मौसम की घटनाएं होती हैं, उनसे होने वाले इंसानी और आर्थिक नुकसान का हिसाब रखता है। अब जरा इसके स्केल को समझिए, और ये सच में चौंकाने वाला है। पिछले 30 सालों में दुनिया ने 9700 से ज्यादा ऐसी खतरनाक मौसम की घटनाएं देखी हैं। सिर्फ एक घटना को लीजिए, 2008 में म्यांमार में जो चक्रवात नरगिस आया था, करीब 1,40,000 जानें चली गई थीं, और कुल मिलाकर देखें तो 8,32,000 से ज्यादा मौतें और $4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान। अब समझ रहे हैं, ये एक ग्लोबल क्राइसिस है। चलिए अब वापस भारत पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो ग्लोबल रिस्क है वो हमारे देश में कैसे एक के बाद एक संकटों की झड़ी लगा रहा है। ये आंकड़े वाकई होश उड़ाने वाले हैं। पिछले 30 सालों में भारत में 430 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 80,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, और प्रभावित होने वालों की संख्या जरा सोचिए, 1 अरब लोग, मतलब देश की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है ये। शुरुआत करते हैं पानी के संकट से, जो दिन ब दिन गहराता जा रहा है। देखिए, हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इससे हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों पर सीधा खतरा है। यही नहीं, गंगा के मैदानी इलाकों में जो जमीन के नीचे का पानी है वो हर साल करीब 4 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। और इसका एक और खतरनाक नतीजा है, जब हम ज्यादा पानी खींचते हैं तो आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, और इसी वजह से पानी की क्वालिटी के मामले में भारत 122 देशों में से 120वें नंबर पर है। सोचिए जरा। अब जरा पहाड़ों का हाल देखते हैं। ग्लेशियल झीलों का अचानक फट जाना, जिसे GLOF कहते हैं, बादल फटना, जंगलों में आग लगना, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा हो रहा है। और तो और गाड़ियों और फैक्ट्रियों से जो ब्लैक कार्बन निकलता है वो हिमालय की बर्फ को और भी तेजी से पिघला रहा है। इसका सीधा असर हमारे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जैसे हिमालय और वेस्टर्न घाट्स पर पड़ रहा है। और हमारे तटीय इलाकों का क्या? वहां भी हालत ठीक नहीं है। समुद्र का लेवल हर साल 3.6 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो हमारे कोस्टल शहरों के लिए एक बड़ा खतरा है। समुद्र का खारा पानी जमीन में घुस रहा है और खेती को बर्बाद कर रहा है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। और हमारी जो कुदरती ढाल थी, जैसे मैंग्रोव के जंगल और कोरल रीफ्स, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक की ये बात इस संकट की आर्थिक और सामाजिक कीमत को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं कि जलवायु संकट 2100 तक भारत की GDP को 10% तक कम कर सकता है और 5 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में धकेल सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो ठीक है, समस्या बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए आखिर किया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही साफ 4 पिलर्स पर टिका हुआ प्लान है। पहला, अपने पानी के स्रोतों को सुरक्षित करना। दूसरा, तटीय इलाकों को मजबूत बनाना। तीसरा, अपनी अर्थव्यवस्था से कार्बन का बोझ कम करना, जिसे डीकार्बनाइजेशन कहते हैं। और चौथा, गवर्नेंस और सामाजिक स्तर पर सुधार लाना। देखिए, हमारी पानी की पॉलिसी में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। जो हमारी 2012 की पुरानी पॉलिसी थी, वो सिर्फ सप्लाई मैनेजमेंट पर फोकस करती थी। लेकिन अब जो जरूरत है वो है सस्टेनेबल एक्विफर मैनेजमेंट की, क्लाइमेट के हिसाब से खेती करने की, और पानी बचाने के जो हमारे पुराने पारंपरिक तरीके थे उन्हें फिर से जिंदा करने की। अब बात करते हैं डीकार्बोनाइजेशन की। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक
500 गीगावाट से ज़्यादा बिजली बिना कोयला या पेट्रोल जलाए पैदा की जाए। और इसके लिए सोलर पावर को तेज़ी से बढ़ाना होगा, विंड एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करना होगा और बैटरी स्टोरेज पर भी काम करना होगा। और आखिर में आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, स्मार्ट गवर्नेंस। सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने से काम नहीं चलेगा, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के तरीकों को अपनी हर डेवलपमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाना होगा। लोगों को, कम्युनिटी को साथ लेकर रिसोर्स मैनेजमेंट करना होगा, कार्बन कैप्चर जैसी नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च को बढ़ावा देना होगा और सबसे ज़रूरी, जंगलों की कटाई रोकने के लिए ज़मीन के इस्तेमाल को लेकर सख्त और इको फ्रेंडली नीतियाँ लागू करनी होंगी। तो हम कहाँ पहुँचते हैं? भारत आज वाकई एक ऐसी मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता हमें ही चुनना है। देखिए, ये क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है और एक कॉल टू एक्शन है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब और इंतजार करने का वक्त नहीं है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमें पता है कि खतरा क्या है और कहाँ है, तो क्या जो समाधान हमारे पास हैं, उन्हें हम इतनी तेजी से लागू कर पाएंगे कि भारत का भविष्य सुरक्षित हो सके? तो चलिए, इस पूरी चर्चा के बाद अब आपके लिए एक सवाल। CRI 2026 रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 30 सालों में मौसम की मार झेलने वाले देशों में भारत की रैंक क्या थी? आपके ऑप्शन है A 3री, B 9वीं, C 15वीं या D 120वीं। आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। भारत और श्रीलंका, ये दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके रिश्ते में हजारों साल पुरानी दोस्ती की गहराई भी है और आज के दौर के कुछ बेहद उलझे हुए सवाल भी। तो चलिए आज इसी रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं और इसकी असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। 2500 साल पुरानी दोस्ती सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर फिर ये सवाल उठता है कि अगर दोस्ती इतनी पुरानी और गहरी है, तो आज इन दोनों देशों के बीच का समंदर इतना अशांत क्यों है? यही वो पहेली है जो इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाती है। किसी भी रिश्ते को अगर सच में समझना होना तो उसकी जड़ों तक जाना ही पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस प्राचीन और अटूट साझेदारी से जो असल में इन दोनों देशों की नींव है। देखिए, ये कोई कल की बात नहीं है। ये रिश्ता तब से है जब 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के बेटे महिंदा भारत से श्रीलंका बौद्ध धर्म का संदेश लेकर गए थे। फिर गुलामी का एक लंबा दौर आया जिसे दोनों ने साथ सहा और आज़ादी के बाद एक आधुनिक साझेदारी की तरफ मिलकर कदम बढ़ाए और ये सिलसिला आज भी जारी है। हाल ही में 2025 में भविष्य के रक्षा सहयोग को एक मजबूत ढांचा देने के लिए 5 साल के एक बहुत ही अहम समझौते पर दस्तखत भी हुए हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज वो कौन से पिलर्स हैं, वो कौन से स्तंभ हैं जिन पर ये दोस्ती खड़ी है? क्या चीजें हैं जो आज भी दोनों को मजबूती से जोड़े हुए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। जाहिर है, अर्थव्यवस्था किसी भी रिश्ते की एक बड़ी कड़ी होती है और यहां तो आंकड़े खुद बोलते हैं। सिर्फ 2023-24 में ही दोनों देशों के बीच 5.54 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार हुआ। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बताता है कि इनकी आर्थिक डोर एक दूसरे से कितनी मजबूती से बंधी है। और ये रिश्ता सिर्फ सामान के लेन देन तक ही नहीं है, बल्कि लोगों का दिल से दिल का जुड़ाव भी है। आप सोचिए, 2024 में श्रीलंका की खूबसूरती देखने जितने भी लोग पहुंचे ना, उनमें से हर 5वां इंसान भारतीय था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर की सबसे बड़ी जान है। कहते हैं ना, असली दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है और 2022 में भारत ने ये बात सच कर दिखाई। जब श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भारत ही था जो आगे बढ़कर 4 अरब डॉलर की इमरजेंसी मदद लेकर आया। इस एक कदम ने पहला दोस्त, पहला पड़ोसी वाली बात को सही मायनों में साबित कर दिया। अब बात करते हैं सुरक्षा की, जो इस रिश्ते का एक बहुत ही जरूरी पहलू है। दोनों देश मिलकर SLINX और मित्रा शक्ति जैसे सैन्य अभ्यास करते हैं। भारत की डॉर्नियर विमान श्रीलंका की समुद्री सरहदों पर नजर रखने में मदद करते हैं। और तो और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जैसे मंचों पर दोनों देश मिलकर पूरे इलाके की सुरक्षा की रणनीति बनाते हैं। ये सब दिखाता है कि हिंद महासागर में शांति बनाए रखने के लिए ये साझेदारी कितनी अहम है। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी में भी एक लेकिन है। दोस्ती की इतनी मजबूत बुनियाद के बावजूद कुछ ऐसी दरारें भी हैं, कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जो इस रिश्ते का हर रोज इम्तिहान लेती हैं। और शायद सबसे बड़ा और सबसे भावुक मुद्दा है मछुआरों का विवाद।
इसका असर कितना गहरा है, जरा देखिए। एक तरफ अकेले 2024 में 500 से ज्यादा भारतीय मछुआरे गिरफ्तार कर लिए गए, तो दूसरी तरफ भारतीय नावों की बॉटम ट्रॉलिंग से, यानी समंदर की तलहटी को खुरचने वाले जालों से श्रीलंकाई मछुआरों की रोजी रोटी और हमारा समंदर दोनों तबाह हो रहे हैं। और फिर इस पूरे इलाके में एक और बड़ी खींचतान चलती है। हिंद महासागर को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग नजरिए टकराते हैं। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आपसी सहयोग और साझा सुरक्षा पर जोर देता है। वहीं चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आता है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर लेना, जो जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चिंता का सबब है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, और भी कई पेंच हैं, जैसे कि दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन बिगड़ा हुआ है। भारत जितना सामान श्रीलंका को बेचता है, उसका लगभग 1/3 ही वहां से खरीदता है। इसके अलावा श्रीलंका में तमिलों को अधिकार देने वाले 13वें संशोधन को लागू करने की धीमी रफ्तार भी एक नाजुक मुद्दा बनी हुई है। और इन सबके ऊपर श्रीलंका की अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता और समुद्री रास्तों से होती तस्करी, ये सब भी इस रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती हैं। तो इतनी सारी चुनौतियां देखकर सवाल उठता है कि तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस दोस्ती को और गहरा करने के लिए, इन मुश्किलों से पार पाने के लिए क्या किया जा सकता है? चलिए अब जरा समाधानों पर नजर डालते हैं। एक रोड मैप बिल्कुल साफ नजर आता है। सबसे पहले मछुआरों के विवाद को सुलझाने के लिए जॉइंट पेट्रोलिंग और नियम कायदे बनाने की जरूरत है। दूसरा, ETCA जैसे व्यापार समझौते को तेजी से फाइनल करना होगा, ताकि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं और करीब आएं। तीसरा, 13वें संशोधन को पूरी तरह लागू करने में सहयोग करना, ताकि जातीय चिंताएं दूर हो सकें। और आखिर में सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना और लोगों के बीच फेरी, फ्लाइट और डिजिटल संपर्क को बढ़ाना। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? इस रिश्ते का भविष्य असल में किस चीज पर टिका है? ये पूरी तरह से सहयोग और तनाव के बीच एक सही संतुलन बनाने की कला पर ही निर्भर करेगा। और शायद इसका जवाब छिपा है जोसेफ नाई की इस एक बात में कि सॉफ्ट पावर जबरदस्ती नहीं, बल्कि आकर्षण और अपील का नाम है। भारत की असली ताकत शायद जबरदस्ती में नहीं, बल्कि विकास, संस्कृति और भरोसे की एक ऐसी साझेदारी बनाने में है जो सबको अपनी तरफ खींचे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या दोनों देश आपसी आकर्षण की इस ताकत का इस्तेमाल करके अपने बीच के इस अशांत समंदर को शांत कर पाएंगे? क्या होता है जब दुश्मन दिखाई ना दे, जब वो सीमाओं के पार से भी काम करे और साइबर स्पेस से भी? हाल के कुछ खतरों ने भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पूरी सोच पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम भारत के इसी नए और साहसिक दृष्टिकोण की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है। और ये सवाल, ये कोई किताबी बहस नहीं है, ये भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए हर दिन की एक असलियत है। यही वो चुनौती है, एक ऐसे दुश्मन से लड़ना जो लगातार अपना रंग रूप बदल रहा है, और इसी ने भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दिया है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम भारत के सामने जो खतरे हैं उनके जटिल जाल को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी पॉलिसी में वो बड़ा मोड़ कहां और कैसे आया। इसके बाद हम इस नई आक्रामक नीति के पीछे के सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे, और आखिर में ये जानेंगे कि भारत भविष्य के लिए अपनी सुरक्षा को कैसे मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस नई स्ट्रैटेजी को सही मायनों में समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि भारत का सामना आखिर है किससे। ये कोई एक दुश्मन नहीं है, ये तो खतरों का एक पूरा जाल है। जैसे इस हालिया घटना को ही देखिए, ये एक सीधी चेतावनी है कि आतंकवाद का खतरा कोई दूर की बात नहीं है, ये असल है और हमारे बहुत करीब है। लेकिन ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। समझिए कि ये तो बस एक झलक है उस बड़े संगठित खतरे की जो सतह के ठीक नीचे पनप रहा है। अब देखिए, जो बाहर से खतरे आ रहे हैं उनका चेहरा भी बदल गया है। हम अब सिर्फ कुछ गिने चुने आतंकी गुटों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को सीमा पार हमलों के लिए प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को भी जोड़ दीजिए तो हमारे सामने हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। मतलब जहां मिलिट्री हमलों के साथ साथ साइबर और इंफॉर्मेशन वॉर भी चलता है। लेकिन खतरा सिर्फ सरहदों के बाहर से नहीं है, देश के अंदर भी बड़ी चुनौतियां हैं।
मुंबई जैसे हमले हमें दिखाते हैं कि हमारे शहर कितने वल्नरेबल हो सकते हैं। और एक बहुत ही परेशान करने वाला नया ट्रेंड है व्हाइट कॉलर टेररिज्म। मतलब जब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग कट्टरपंथ का रास्ता अपना लेते हैं। और ये सब कुछ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और मध्य भारत में माओवादी हिंसा जैसी पुरानी समस्याओं के ऊपर एक और बड़ी चुनौती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब जंग का मैदान सिर्फ जमीन पर नहीं रहा। आतंकवाद अब डिजिटल हो गया है। भर्ती के लिए, पैसे जुटाने के लिए और हमलों की प्लानिंग के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया उनके सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। और तो और क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब का इस्तेमाल करके ये अपने पैसे के लेन देन को छिपा रहे हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। 7,500 किलोमीटर, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की विशाल कोस्ट लाइन यानी तटरेखा की लंबाई है। और यही एक बहुत बड़ी खुली हुई कमजोरी है। याद कीजिए, 2008 के मुंबई हमलावर समुद्र के रास्ते ही आए थे। और ये इस बात की गंभीर याद दिलाता है कि हमारी समुद्री सीमाएं कितनी संवेदनशील हैं। तो इन सब बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। वो रणनीतिक संयम के दिन अब लद गए। अब सारा फोकस है एक निर्णायक जवाबी कार्रवाई पे। अब ये जो बदलाव है ना, ये जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी रणनीतिक संयम की नीति एक ढाल की तरह थी, सिर्फ हमले को झेलने और बचाव करने के लिए। लेकिन ये नई मुखर और दंडात्मक नीति एक तलवार है। अब बात सिर्फ अपना बचाव करने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि आतंकवाद के स्पॉन्सर्स को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़े। भारत अब आतंक के स्रोत पर, उसकी जड़ पर हमला करने का अधिकार जता रहा है, चाहे वो कहीं भी हो। तो ये जो नया सिद्धांत है, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, हर आतंकी हमले का एक निर्णायक जवाब होगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। और तीसरा, सबसे अहम, आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वाले देशों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों ही निशाने पर होंगे। तो चलिए अब इस नए आक्रामक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को थोड़ा और खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। यही वो 3 सिद्धांत हैं: निर्णायक जवाबी कार्रवाई, परमाणु धमकियों को नजरअंदाज करना और प्रायोजकों और आतंकवादियों में कोई फर्क न करना, जो इस पूरी नई रणनीति की नींव है। और ये जो सोच है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन का निचोड़ है। इसे डिफेंसिव ऑफेंस स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। आसान शब्दों में समझें तो भारत अब पहले हमले का इंतजार नहीं करेगा। इसके बजाय वो दुश्मनों के लिए हमला करने की लागत इतनी ज्यादा बढ़ा देगा कि वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। पर डोभाल डॉक्ट्रिन का मतलब सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं है। ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जो सेना, खुफिया एजेंसियों और डिप्लोमेसी सबको एक साथ लेकर चलती है। ये सुरक्षा को विकास से जोड़ती है, जैसा हमने कश्मीर में देखा है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयां इसकी सक्रिय रक्षा के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो दिखाती हैं कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अब कितना आगे जाने को तैयार है। तो सिद्धांत तो बिल्कुल साफ है, लेकिन एक साहसिक सिद्धांत को असरदार एक्शन में कैसे बदला जाए, आइए उन प्रैक्टिकल कदमों को देखते हैं जो भारत अब उठा रहा है। सब कुछ शुरू होता है इंटेलिजेंस से। आप उससे नहीं लड़ सकते जिसे आप देख नहीं सकते। इसलिए पहला कदम है इंटेलिजेंस और पुलिसिंग को मजबूत बनाना। मतलब एक ऐसा नेशनल सेंटर बनाना जो 24 घंटे काम करे और सभी एजेंसियों से मिली जानकारी को आपस में जोड़े। इसका मतलब है आतंकी गतिविधियों का अंदाजा लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना, और ये पक्का करना कि हमारी लोकल पुलिस के पास भी साइबर फॉरेंसिक और ड्रोन से निपटने के लिए सही टूल्स हों। इसके बाद सबसे जरूरी काम है आतंकवादियों की लाइफलाइन को काटना, मतलब उनके पैसे के फ्लो को रोकना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी से आ रहा हो या पारंपरिक हवाला नेटवर्क से। इसका मतलब है ड्रोन्स और एडवांस्ड रडार के साथ हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को इतना मजबूत करना कि कोई घुसपैठ न कर सके। और इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसा सहयोग बनाना कि आतंकवादियों को छिपने के लिए कहीं भी कोई सुरक्षित जगह न मिले। और शायद सबसे जरूरी बात, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, ये दिमागों की लड़ाई भी है। एक ऐसी राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत है जो सोशल मीडिया पर फैलने वाले आतंकी प्रोपेगेंडा और कट्टरपंथी विचारधाराओं का सीधा मुकाबला कर सके। मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना जो कमजोर युवाओं को पहली बार में ही इस गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है
जब लड़ाई का तरीका इतना बदल गया है, जहां साइबर हमले और झूठी खबरें भी एक हथियार हैं, तो क्या कोई भी देश कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा तय करेगा। जरा सोचिए, एक ऐसे ड्रोन के बारे में जो बिना रनवे के कहीं से भी उड़ान भर सकता है, फिर एक हवाई जहाज की तरह तेजी से उड़ सकता है और निगरानी के सारे नियम ही बदल सकता है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये है ओमेन ड्रोन, और आज हम यही पता लगाएंगे कि ये हवाई निगरानी के भविष्य को कैसे बदल रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये ओमेन ड्रोन है क्या चीज, और ये इतना जरूरी क्यों बन गया है? आइए जानते हैं। इस पूरे विश्लेषण में सबसे पहले हम इस ड्रोन के पीछे की नई पार्टनरशिप को समझेंगे, फिर ओमन की तकनीक, उसकी क्षमताओं और मिशन पर नजर डालेंगे, और आखिर में ड्रोन टेक्नोलॉजी के भविष्य पर इसके असर को देखेंगे। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, ओमेन ड्रोन किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नतीजा है। ये ड्रोन अमेरिका की जानी मानी डिफेंस टेक कंपनी एंड्रूरिल और संयुक्त अरब अमीरात के सरकारी रक्षा समूह एज ग्रुप मिलकर बना रहे हैं। ये पार्टनरशिप ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और ये कोई छोटी कोटी साझेदारी नहीं है। हाँ, वो अबू धाबी में लगभग 50,000 वर्ग फुट का एक विशाल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं। मतलब सोचिए, करीब करीब एक फुटबॉल मैदान के बराबर की जगह जो सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी के भविष्य को दी गई है। ये एक साफ संकेत है कि दोनों ही पक्ष इसे लेकर कितने सीरियस हैं। अच्छा, अब बात करते हैं खुद इस ड्रोन की। ओमेन कोई मामूली ड्रोन नहीं है। इसकी असली पहचान है इसकी हाइब्रिड VTOL टेक्नोलॉजी। थोड़ी टेक्निकल भाषा में बोलें तो ओमेन एक टेल सिटिंग यानी अपनी पूंछ पर खड़ा होने वाला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक VTOL ड्रोन है। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए, VTOL का सीधा सा मतलब है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी इस ड्रोन को उड़ने या उतरने के लिए किसी रनवे की जरूरत ही नहीं है। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह कहीं से भी सीधा ऊपर उठ सकता है और नीचे उतर सकता है। तो ठीक है, ओमेन बिना रनवे के उड़ सकता है, लेकिन यही एक बात इसे इतना क्रांतिकारी क्यों बना देती है? आइए इसके डिजाइन की बारीकियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस स्लाइड में जो चीज वाकई में दिलचस्प है वो है इसके 2 उड़ान मोड। ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधा उड़ान भर सकता है और फिर हवा में ही एक हवाई जहाज की तरह आगे की तरफ तेज रफ्तार से लंबी दूरी तय कर सकता है। मतलब इसमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी खूबियां एक साथ हैं। जरा इसकी पूरी उड़ान प्रक्रिया देखिए। ये अपनी पूंछ पर खड़ा होता है, सीधा ऊपर उठता है, फिर हवा में अपना रुख बदलकर हवाई जहाज की तरह आगे बढ़ता है, अपना मिशन पूरा करता है और फिर उसी तरह सीधा नीचे उतर जाता है। कितना कुशल है ना? इसके डिजाइन पर थोड़ी नजर डालें। इसमें 2 रोटर हैं। ये करीब 10 फीट लंबा है। इसके पंख लंबे और पतले हैं और नाक के पास छोटे पंख यानी कैनार्ड्स लगे हैं। ये सब मिलकर इसे बेहतर संतुलन और जबरदस्त एरोडायनामिक एफिशिएंसी देते हैं। तो असली गेम चेंजर यहां है, इसका जमीन पर फायदा। सोचकर देखिए, ये फोल्ड हो सकता है। सिर्फ 2 लोगों की एक टीम इसे कहीं भी ले जा सकती है और इसे किसी भी उबड़-खाबड़ जमीन से, किसी भी फॉरवर्ड बेस से उड़ाया जा सकता है। मतलब साफ है, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं, बस पहुंचो और तैनात करो। अब जब हम इसकी तकनीक समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, इसका असली मिशन क्या है। ओमेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका लचीलापन। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कई तरह के सैन्य और गैर सैन्य अभियानों में आराम से फिट हो सके। ये एक मल्टीपर्पज टूल है। इसकी मुख्य भूमिकाओं में समुद्री सीमाओं पर नजर रखना, तेल पाइपलाइन या पावर प्लांट जैसी जरूरी जगहों की सुरक्षा करना और खास इलाकों पर लगातार खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही यानी ISR बनाए रखना शामिल है। और ये लचीलापन मुमकिन होता है इसके ओपन आर्किटेक्चर की वजह से। इसका मतलब है कि मिशन की ज़रूरत के हिसाब से इस पर अलग अलग तरह के उपकरण आसानी से लगाए जा सकते हैं। जैसे कि इस पर हाई डेफिनेशन कैमरे, रात में देखने के लिए इंफ्रारेड सेंसर या फिर दूर दराज के इलाकों में कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए रिले लगाए जा सकते हैं। जैसी ज़रूरत वैसा उपकरण। चलिए अब इस पूरी जानकारी को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। ओमेन जैसी टेक्नोलॉजी का भविष्य के लिए क्या मतलब है? तो देखिए, ओमेन सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। भविष्य ऐसे हवाई सिस्टम का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी तरह आजाद हों। इसका मतलब है कि अब निगरानी या ऑपरेशन के लिए बड़े बड़े एयरबेस या रनवे की जरूरत नहीं होगी।
ये लचीलापन सैन्य शक्ति के संतुलन को बदल सकता है, क्योंकि अब दूर दराज के इलाकों में भी तेजी से तैनाती मुमकिन होगी, जो पहले लगभग नामुमकिन था। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है। क्या ओमेन जैसे हाइब्रिड ड्रोन्स, जो कहीं भी कभी भी तैनात किए जा सकते हैं, आने वाले समय में निगरानी और जासूसी का नया स्टैंडर्ड बन जाएंगे? क्या हम हवाई ऑपरेशंस के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां तेजी और लचीलापन ही सबसे बड़ा हथियार होगा? इसका जवाब तो भविष्य की तकनीक और रणनीति ही तय करेगी। तो आज बात करते हैं भारत की सैन्य शक्ति में हुए एक बहुत बड़े अपग्रेड की, एक ऐसी डील जो हमारे T-90 टैंकों को पहले से कहीं ज्यादा घातक, कहीं ज्यादा खतरनाक बना देगी। मिलिए INVAR मिसाइल से, जिसे टैंकों का किलर भी कहा जाता है। लेकिन इस मिसाइल को समझने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आज के ज़माने में जहां हर टैंक के पास एक से बढ़कर एक मजबूत सुरक्षा कवच है, तो आखिर एक टैंक दूसरे टैंक को हराता कैसे है? ये एक दिलचस्प पहेली है, और इसी पहेली का एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है इनवार मिसाइल। तो चलिए सीधे आते हैं उस खबर पर जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है जो हमारे शुरुआती सवाल का सीधा सीधा जवाब देती है। भारत अपने T-90 टैंकों को एक जबरदस्त अपग्रेड दे रहा है, जिससे उनकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। और हां, ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। बात हो रही है 2,950 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। ये रकम खुद बताती है कि भारत अपनी टैंक फोर्स को कितना ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर फोकस कर रहा है। तो ये डील है क्या? सीधे शब्दों में ये डील है INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए, और ये मिसाइलें खासतौर पर हमारे T-90 टैंकों के लिए ही हैं। मतलब हमारे टैंक अब और भी ज्यादा लीथल होने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये INVAR मिसाइल आखिर है क्या चीज। और इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ATGM का मतलब समझना होगा। ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाम से ही सब कुछ साफ है ना? इसका बस एक ही मकसद है, दुश्मन के सबसे तगड़े, सबसे मजबूत बख्तरबंद टैंक को भी ढूंढकर खत्म कर देना। अब इस मिसाइल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक तरह से हाइब्रिड है। डिजाइन तो रशियन है, लेकिन इसे बनाया जाता है भारत में, भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। और सबसे अनोखी बात, इसे दागने के लिए कोई अलग से लॉन्चर नहीं चाहिए। ये सीधे टैंक की जो 125 mm की मेन तोप होती है ना, उसी से फायर हो जाती है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मिसाइल करती क्या है? ये एक नॉर्मल टैंक को एक डेडली स्नाइपर में कैसे बदल देती है? चलिए इसके काम करने का तरीका समझते हैं। इसका जो गाइडेंस सिस्टम है ना, वो सच में कमाल का है। सेमी ऑटोमेटिक लेजर बीम राइडिंग। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी लेजर पॉइंटर से बिल्ली को गाइड करते हैं। ठीक वैसे ही टैंक का गनर दुश्मन के टैंक पर लेजर बीम डालता है और मिसाइल उस बीम का पीछा करते करते सीधा निशाने पर जा लगती है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से जैम करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ठहरिए, आधुनिक टैंक भी इतने कमजोर नहीं होते। उनके ऊपर एक खास तरह का सुरक्षा कवच होता है, जिसे कहते हैं एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, या शॉर्ट में ERA। ये मतलब विस्फोटक टाइल्स की एक परत होती है जो मिसाइल के टकराते ही बाहर की तरफ फट जाती है और हमले को नाकाम कर देती है। और INVAR को बनाया ही इसी कवच को तोड़ने के लिए गया है। और ये होता कैसे? यहीं पर इसका सबसे स्मार्ट पार्ट आता है, टैंडम वॉरहेड। इसमें एक नहीं बल्कि 2 चार्ज होते हैं। पहला, एक छोटा चार्ज जो आगे जाकर उस ERA कवच को फोड़ देता है और रास्ता साफ करता है। और ठीक उसके पीछे से जो मेन बड़ा वाला चार्ज है, वो टैंक के असली कवच को चीरता हुआ अंदर घुस जाता है। मतलब एक के बाद एक 2 हमले। चलिए अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं जो इस मिसाइल को इतना ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। इन नंबर्स में जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज है वो है इसकी रेंज, 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा T-90 टैंक दुश्मन के टैंक की फायरिंग रेंज में आए बिना ही उसे दूर से ही तबाह कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रुके हुए टारगेट्स को ही मार सकती है। नहीं, अगर कोई टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग भी रहा हो तो INVAR उसे भी पूरी सटीकता से निशाना बना सकती है। मतलब दुश्मन के लिए बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो काफी सारी बातें हो गई। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। देखते हैं सबने कितना ध्यान से सुना। सवाल आपके सामने है, इनवार मिसाइल का जो टैंडम वॉरहेड है वो खास तौर पर किस तरह के कवच को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: A कंपोजिट आर्मर,
बी स्पेस्ड आर्मर, सी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA, या डी रोल्ड होमोजीनियस आर्मर? याद करिए, अभी अभी हमने इस पर बात की थी। तो जो भी सही जवाब लगता है उसे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं कितनों का जवाब सही होता है। चलिए मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।